समय की किरणें आपके जीवन को खुशियों के उजाले से भरे। हर दिन हो आपके लिए नई उमंग, ईश्वर का आशीर्वाद और आपका परिश्रम आपके सभी सपने साकार करे। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जो लोग करते हैं समय का सही उपयोग और सम्मान, उन्हीं के पूरे होते हैं सब काम। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए कल की ना प्रतीक्षा करें। कल का काम आज और आज का काम अभी करें। समय का ज्ञान और सम्मान दोनों ही आवश्यक है। तो आइए समय की सही पहचान के लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, शुक्रवार, पुनर्वसु नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास रखता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए आवश्यक है कि अपने ऊपर विश्वास किया जाए। सकारात्मकता विचारों और व्यक्तित्व की शक्ति है जो हमारे विश्वास को सुदृढ़ करती है। इसलिए सकारात्मक विचारों को सुनना, अपने जीवन में उतारना और अपने जीवन को सकारात्मक बनाना उपयोगी सिद्ध होता है। हर्ष स्थान सहस्राणि, भय स्थान शतानि च, दिवसे दिवसे मूढा मा विशन्ति न पंडितम्। मूर्ख मनुष्य के लिए हर एक दिन हर्ष के 100 कारण व दुख के लिए हजारों कारण उपलब्ध होते हैं, पर जो पंडित अर्थात विवेकवान होते हैं, उनके मन का संतुलन ऐसे छोटे कारणों से नहीं बिगड़ता। For fools, every day brings hundreds of reasons for happiness and sorrow, but for the wise, nothing can disturb the tranquility of their mind. प्रकृति में कई बहुमूल्य रहस्य छिपे हैं, जिनमें पेड़, पौधे और वनस्पतियां भी शामिल हैं। इनमें से कई ऐसे पेड़, पौधे और वनस्पतियां हैं जिनमें औषधीय गुण छिपे हुए हैं। आयुर्वेद की बात की जाए या प्राचीन ग्रंथों की, उनमें कई ऐसी औषधियों का वर्णन मिलता है जो कई रोगों के उपचार में उपयोगी है। ऐसा ही एक वृक्ष है नीम। नीम का पेड़, जिसका हर भाग उपयोगी कहा जाता है। नीम एक ऐसी औषधि है जिसे सर्व रोग निवारणी के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात इसमें बहुत से रोगों का उपचार सम्मिलित है। इससे कई रोगों को ठीक करने में सहायता मिल सकती है। नीम का उपयोग किस तरह से औषधि के रूप में किया जा सकता है और क्या है इसका महत्व रोगों को ठीक करने के लिए और हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, आइए समझ लेते हैं इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। भारतीय संस्कृति और सभ्यता वनों से ही आरंभ हुई। प्रकृति के विविध स्वरूप को समझते हुए वृक्षायुर्वेद की रचना की गई। भारतीय संस्कृति में वृक्षों की जितनी महिमा गरिमा का उल्लेख किया गया है, संभवतः और किसी देश की संस्कृति में देखने को नहीं मिलता है। प्रत्येक पेड़, पौधे, वनस्पति व वृक्ष में प्रकृति की एक अनुपम शक्ति और रहस्य छुपा हुआ है, जिसका आख्यान वेदों, उपनिषदों, पुराणों, शास्त्रों, लोक विश्वासों व परंपराओं में अनेक रूपों में दृष्टिगोचर होता है। इन्हीं वृक्षों में एक नीम है जो पौराणिक काल से ही कई बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है।
नीम के पेड़ का हर भाग इतना लाभकारी है कि संस्कृत में इसको सर्वरोग निवारणी कहा जाता है, यानी सभी बीमारियों की दवा। नीम अपने औषधीय गुणों की वजह से आयुर्वेदिक मेडिसिन में पिछले हजारों सालों से भी ज्यादा समय से इस्तेमाल हो रहा है। नीम को संस्कृत में अरिष्ट भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ, पूर्ण और कभी खराब न होने वाला। भाव प्रकाश प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार नीम के अर्क में मधुमेह यानी डायबिटीज, बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के गुण पाए जाते हैं। नीम के तने, जड़, छाल और कच्चे फलों में शक्तिवर्धक और मियादी रोगों से लड़ने का गुण भी पाया जाता है। इसकी छाल खासतौर पर मलेरिया और त्वचा संबंधी रोगों में बहुत उपयोगी होती है। शास्त्रों में हम देखते हैं कि जब शीतला माता के लिए यह काफी पुष्टि प्रदान करने वाला है, जब चेचक वगैरह व्यक्ति को हो जाता है तो उससे झाड़ लगाई जाती है, क्योंकि नीम के वृक्ष में जो एक विशेष तत्व होता है, उसकी जो कड़वाहट होती है, वह कड़वाहट विविध प्रकार के रोगों का शमन करती है, विशेषकर संक्रमण को। क्योंकि इसका प्रयोग हम भारतीय संस्कृति में चैत्र मास में देखते हैं। चैत्र मास में बहुत सारे ग्रंथों में यह बतलाया गया कि निम्ब पत्रम प्राशयेत, यानी निम्ब पत्र का प्राशन व्यक्ति को करना चाहिए। प्राशन का मतलब है कि नीम के कोमल पत्तों को लेकर के मुख में रख करके और बिना दांत लगाए उसको धीरे 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 कुचलना, बिना दांत लगाए, केवल जिह्वा के सहारे और तलवा के सहारे। तो तालू और जिह्वा के सहारे धीरे धीरे उसका जब हम प्राशन करते हैं, भक्षण करते हैं, तो वह रस के रूप में हमारे शरीर में जाता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में जगह जगह पर नीम के वृक्ष पाए जाएंगे। नीम के बारे में उपलब्ध प्राचीन ग्रंथों में इसके फल, बीज, तेल, पत्तों, जड़ व छिलके में बीमारियों से लड़ने के कई फायदेमंद गुण बताए गए हैं। इसे ग्रामीण औषधालय का नाम भी दिया गया है। यह वृक्ष अपने औषधि गुण के कारण पारंपरिक इलाज में बहुपयोगी सिद्ध होता है। इसमें कई तरह के कड़वे परंतु स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ होते हैं, जिनमें मार्गोनसी, निम्बिडिन, निम्बिस्टेरोल प्रमुख हैं। यह हर्बल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड साबुन, एंटीसेप्टिक क्रीम, दातून, मधुमेह नाशक चूर्ण, कॉस्मेटिक आदि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नीम की छाल में ऐसे गुण होते हैं जो दांतों और मसूड़ों में लगने वाले तरह तरह के बैक्टीरिया को पनपने नहीं देते हैं, जिससे दांत स्वस्थ व मजबूत रहते हैं। वृक्ष सभी को समान रूप से प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन देते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म, पंथ, जाति का है। सभी सुखी तब होंगे जब निरोगी रहेंगे। इसलिए भारतीय संस्कृति में वृक्षों को काटना पाप माना गया है और पूजा पद्धति में वृक्षों को सम्मानित किया गया है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहा जाता है प्रकृति वो देन है जो हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने अर्थात बेहतर बनाए रखने में उपयोगी होती है। इसीलिए प्रकृति के सानिध्य में रहना चाहिए। हम सभी के लिए स्वास्थ्य का विशेष महत्व है और स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना उपयोगी होता है। ऐसे में संतुलित आहार के साथ शारीरिक सक्रियता बनाए रखना लाभकारी सिद्ध होता है। वैसे तो व्यायाम और शारीरिक सक्रियता बनाए रखने के लिए कई तरह की क्रियाएं हो सकती हैं। उन्हीं में से सरल और एक उपयोगी क्रिया है साइकिल चलाना। साइकिल चलाने के क्या स्वास्थ्य लाभ होते हैं और किस तरह से इसे अपने जीवन में अपनाकर लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं, आइए देख लेते हैं। स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक रूप से सक्रिय रहना आवश्यक है। नियमित शारीरिक गतिविधियां मोटापे, हृदय रोग, कैंसर, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, मधुमेह और गठिया जैसे रोगों से बचाने में सहायता करती हैं। शारीरिक रूप से सक्रियता बनाए रखने का एक उपयोगी विकल्प है साइकिल चलाना। नियमित रूप से साइकिल चलाना गतिहीन जीवन शैली से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को कम करने के लिए सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। साइकिल चलाने से कई लाभ होते हैं और साइकिल चलाना कई मायनों में उपयोगी हो सकता है। नियमित रूप से साइकिल चलाने से
हृदय का स्वास्थ्य बेहतर बनता है, शरीर में वसा का स्तर नियंत्रित रहता है, वजन नियंत्रित रहता है, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में उपयोगी है साइकिल चलाना। साथ ही इससे जोड़ और मांसपेशियां मजबूत बनते हैं और नींद की गुणवत्ता भी ठीक रहती है। साइकिलिंग बहुत अच्छा एक विकल्प है। साइकिलिंग जो है आपके लोअर लिम्ब के जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है, आपका ख़ास तौर से नीज़ के लिए, हिप्स के लिए। इट इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। इसमें इंक्लूडिंग आपके जो बाकी जो हिस्से हैं बॉडी के, वो भी एक्सरसाइज होती है उनकी, हाथ वगैरह, क्योंकि आपको ग्रिप अच्छी रखनी पड़ती है। साइकिल चलाना प्रभावशाली, सस्ता और पर्यावरण को साफ रखने का एक प्रभावशाली तरीका है। साइकिल चलाना मुख्य रूप से एक एरोबिक गतिविधि है, अर्थात इससे हृदय की मांसपेशियां, रक्त वाहिकाएं और फेफड़ों का भी व्यायाम होता है। नियमित रूप से साइकिल चलाने से गहरी श्वास लेने की आवश्यकता होती है, पसीना आता है और शरीर का तापमान बढ़ता है, जिससे व्यक्ति का समग्र स्वास्थ्य का स्तर बेहतर बनता है। प्रॉब्लम आती है जिन लोगों को थोड़ा लो बैक एक है, तो जो लो बैक एक है उन पेशेंट्स को कभी साइकिलिंग करने से पेन बढ़ सकता है। तो अगर आपका साइकिलिंग करने से पेन बढ़े तो फिर आपको, अगर लो बैक है तो और आप साइकिलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम लोग एडवाइस करते हैं इन दैट केस आप साइकिल ना करें। यदि काम के लिए किसी निकट के स्थान पर जाना हो तब भी साइकिल का प्रयोग किया जा सकता है। नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना समय कुशलता का तरीका है और इसके लिए साइकिल चलाना उपयोगी सिद्ध हो सकता है। साइकिल चलाना हमारे वजन को नियंत्रित रखता है। यदि व्यक्ति का वजन अधिक है तो वजन घटाने में भी ये उपयोगी सिद्ध हो सकता है। साइकिल चलाने से चयापचय की दर बढ़ती है, मांसपेशियों का निर्माण होता है और शरीर से चर्बी यानी वसा की मात्रा कम होती है। कोई भी चीज़ आप करते हो आपको उतनी करनी चाहिए जो आप लंबे समय तक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक दिन तो आपने 4 घंटे की, उसके बाद आपने 4 महीने तक साइकिलिंग बिल्कुल बंद कर दी, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। आपको जो करना है वो रेगुलर डेली बेसिस पे, अगर डेली नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हफ्ते में 5 दिन या 4 दिन तो मिनिमम करें, तब तो उस एक्टिविटी का फ़ायदा है। तो साइकिलिंग में डिपेंड करता है आप टाइम कितना निकाल सकते हैं। अगर आप टाइम निकाल सकते हैं तो आई विल एडवाइस कि अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर समय अगर आप निकाल सकते हैं तो दिस इज़ वेरी गुड, और हफ्ते में 4-5 दिन ज़रूर करें। यदि आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो साइकिल चलाना और एक स्वस्थ आहार लेना आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। साइकिल चलाने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार होता है और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना कम होती है। इसलिए यदि आप निष्क्रिय जीवन शैली जी रहे हैं तो ऐसे में आप व्यायाम के लिए साइकिल चलाने को अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। साइकिल चलाना वजन को कम रखने और बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने का एक उपयोगी विकल्प है। अपनी दिनचर्या में साइकिल चलाने के लिए कुछ समय निकालें जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर बने। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो ऐसे तमाम लोग जिन्हें ये लगता है कि वो बहुत व्यस्त रहते हैं, उनके पास शारीरिक सक्रियता बनाए रखने के लिए समय नहीं है, वो छोटे छोटे विकल्प अपना सकते हैं। साइकिल चला सकते हैं, कम दूरी तक जाना है तो पैदल चल सकते हैं, यदि ऑफिस में हैं तो सीढ़ियों का उपयोग भी कर सकते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर शारीरिक सक्रियता भी बनी रह सकती है और आपका स्वास्थ्य बेहतर बन सकता है। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। काट!
सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योग हमारे जीवन के हर पहलू पर कार्य करता है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए सभी को योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। योग शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने में सहायक है। शारीरिक निष्क्रियता कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। ऐसे में कौन सी योगिक क्रियाएं हमारे शरीर के सभी जोड़ों और मांसपेशियों के लिए उपयोगी और सहायक हो सकती हैं? यानी संपूर्ण शरीर का व्यायाम किस प्रकार हो सकता है योग के माध्यम से, आइए समझ लेते हैं। आज हम कुछ आसन देखेंगे जिससे हमारा फुल बॉडी वर्कआउट होगा, यानी कि पूरे बॉडी की कसरत होगी। तो आइए देखते हैं। उसमें पहला है अधोमुख श्वानासन, जिसके लिए आप इस प्रकार टेबल टॉप पोस्चर में आ जाएं। फिर धीरे से अपने एड़ियों को जमीन पर टिका के अपने कंधों को इस प्रकार रखें और हाथों को स्थिर रखिए। यहाँ पे इस स्थिति में आकर आप सांस छोड़ेंगे और इसे 6 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और धीरे से फिर नीचे आ जाएं, सांस भरते हुए। इससे आपके हाथ, आपके कंधे, आपका कोर, आपका पूरा बैक, पूरे पैर, सारे मांसपेशियां काम करते हैं और ये उसे मजबूत बनाता है, जिससे आपकी फुल बॉडी एंड्योरेंस बढ़ती है, आपकी क्षमता बढ़ती है, हर मसल काम करता है। दूसरा है त्रिकोणासन 1, जिसके लिए हमें खड़े होना पड़ेगा। पैरों को साथ रखें, हाथों को इस प्रकार अपने बाजू में रखें, धीरे से सांस भरते हुए हाथों को अपने कंधों के समानांतर ले आए और सांस छोड़ते हुए सामने देखते हुए अपने उंगलियों को अपने पैरों पे इस प्रकार टिका दें। अब सांस छोड़ के इस पोस्चर में, इस मुद्रा में 6 सेकंड बने रहें। धीरे से सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले आए और नीचे ले आए। इससे आपके रीढ़ का लचीलापन बहुत ही बढ़ जाएगा, आपके बैठने की मुद्रा, आपकी बॉडी पोस्चर बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसका भी नियमित अभ्यास करें। अब हम तीसरा आसन देखेंगे जो कि हम बैठकर करेंगे, जो है बालासन। इस प्रकार वज्रासन में आ जाएं, धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने सर को मैट पे लगाएं और इस मुद्रा में 6 सेकंड बने रहें। सांस भरते हुए धीरे से पूर्व स्थिति में लौट आए। तो इन तीनों आसनों का रोज सुबह 4 से 6 बार हर एक सेट दोहराइए, लगातार करिए और देखिए किस प्रकार आपकी बॉडी में वर्कआउट करने से चेंजेस महसूस होते हैं। अब बारी है कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानने की पूज्य गुरु माँ डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। जब शारीरिक बहुत मेहनत मुशक्कत की हो
बहुत भाग दौड़ की हो, बहुत वर्कआउट किया हो, तो बहुत ज़रूरी है रेस्ट। और रेस्ट के लिए ज़रूरी है अमुक पिलो का उपयोग करना, घुटने के नीचे रखा हो, कमर के पीछे रखा हो, ऐसी पोजीशन पकड़ी हो जहाँ आपको बड़ा रेस्टफुल लगे। साइड पे लेटना ज़्यादा सही होगा, दोनों में से कोई भी बाजू, मगर रेस्ट सही होना चाहिए। दूसरा बहुत सही होना चाहिए कि अगर आप थोड़ा थोड़ा मील खा लें तो सही रहेगा, एक साथ बहुत ज़्यादा न खाएं। बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा प्रकृति के साथ में थोड़ा घूम आएँ, थोड़ा टहल लें। हर घंटे 100 कदम तो कम से कम टहल ही लेना चाहिए, और खाने के बाद भी थोड़ा 100 कदम चलना बहुत फ़ायदेमंद होगा, पूरे शरीर को उससे रिलैक्सेशन मिलेगी। चौथा, हो सके तो ज़मीन पर बैठना करें, बहुत शरीर को आराम मिलेगा। उठें और उठने बैठने में घुटने को मोड़कर उठे बैठे। कोई चीज़ उठानी हो तो कमर से ना झुकें, घुटनों को मोड़कर चीज़ों को उठाएं। ये सब बातों का ध्यान रखें, शरीर में आराम आ जाएगा और वो मेहनत मुशक्क़त से फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। नमस्कार। जिस प्रकार योग हमारे जीवन को लाभान्वित करता है, उसे सशक्त बनाता है, स्वास्थ्य वर्धन करता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान हमारे व्यक्तित्व को सुदृढ़ बनाता है। और यदि बात की जाए संस्कृत के ज्ञान की, तो संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति से हमारी पहचान कराती है, अर्थात हमारी जड़ों से हमें जोड़ती है। आज संस्कृत पाठशाला में हम सीखेंगे संख्या 1 से 3 के सामान्य संस्कृत स्वरूप के साथ इनके विशेष अर्थात पूर्णार्थक स्वरूप भी। तो आइए चलते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ संस्कृत पाठशाला में और लेते हैं संस्कृत का ज्ञान। सर्वेभ्यः संस्कृत प्रियेभ्यः दर्शकेभ्यः नमः। नारायण दत्त मिश्रः स्वागतम करोमि अहम सर्वेषाम्। आज संस्कृत की कक्षा में संख्याओं का कर लेते हैं हम विशेष अभ्यास। यदि संख्याओं की पूर्णार्थकता बतानी हो तो हम कहते हैं, जैसे 1 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहते हैं पहला या पहली, वैसे 1 इस संख्या के संस्कृत शब्द को आपने जाना ही, अर्थात एकम। और जब पहला या पहली कहना हो तो हम कहेंगे प्रथमः और प्रथमा, यानी पुल्लिंग में प्रथमः बालकः, जिसका अर्थ है पहला लड़का। वैसे ही प्रथमः लेखकः अर्थात पहला लेखक, तथा स्त्रीलिंग में प्रथमा बालिका अर्थात पहली लड़की। और ऐसे ही एक और उदाहरण, प्रथमा लेखिका अर्थात पहली लेखिका। ऐसे ही नपुंसक लिंग में कहेंगे प्रथमम, प्रथमम भवनम अर्थात पहला भवन या बिल्डिंग। ऐसे ही प्रथमम उद्यानम अर्थात पहला बगीचा। वैसे ही 2 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहते हैं दूसरा या दूसरी। 2 को संस्कृत में कहते हैं द्वे। और जब दूसरा या दूसरी कहना हो तो हम कहेंगे द्वितीयः और द्वितीया, यानी पुल्लिंग में द्वितीयः बालकः, जिसका अर्थ है दूसरा लड़का। वैसे ही द्वितीयः लेखकः अर्थात दूसरा लेखक, तथा स्त्रीलिंग में द्वितीया बालिका अर्थात दूसरी लड़की। और ऐसे ही एक और उदाहरण ले लेते हैं, द्वितीया लेखिका अर्थात दूसरी लेखिका। ऐसे ही नपुंसक लिंग में कहेंगे द्वितीयम, द्वितीयम भवनम अर्थात दूसरा भवन या बिल्डिंग। एक और उदाहरण ले लेते हैं, द्वितीयम उद्यानम अर्थात दूसरा बगीचा। ऐसे ही 3 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहते हैं तीसरा या तीसरी। 3 को संस्कृत में कहते हैं त्रीणि। और जब तीसरा या तीसरी कहना हो तो हम कहेंगे तृतीयः और तृतीया, यानी पुल्लिंग में तृतीयः बालकः, जिसका अर्थ है तीसरा लड़का। वैसे ही तृतीयः लेखकः अर्थात तीसरा लेखक, तथा स्त्रीलिंग में तृतीया बालिका अर्थात तीसरी लड़की। एक और उदाहरण ले लेते हैं, तृतीया लेखिका अर्थात तीसरी लेखिका। ऐसे ही नपुंसक लिंग में कहेंगे
तृतीयम, तृतीयम भवनम अर्थात तीसरा भवन या बिल्डिंग। एक और उदाहरण, तृतीयम उद्यानम अर्थात तीसरा बगीचा। तो आप करते रहे संस्कृत का अभ्यास। हम पुनः लौटेंगे संख्याओं के इसी विशेष अभ्यास के साथ अगले अंक में। तावत् सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः मम नमः। तो निरंतर अभ्यास और प्रयत्न करते रहने से ही कोई भी लक्ष्य प्राप्त होता है। किसी की निंदा के भय से कभी भी अपने लक्ष्य को न छोड़ें, न बदलें, क्योंकि जब भी आप उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो निंदा करने वालों की राय अक्सर बदल जाया करती है। कहा जाता है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा नहीं। इसलिए अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसको प्रयत्न करते रहें प्राप्त करने का। प्रसन्न रहें और सभी के लिए सहयोगी बने, उपयोगी बने। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।